हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्पेक्ट्रम बुक का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 को हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत को देखेंगे 1858 से लेकर 1905 तक। ठीक है, मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857। ठीक है, देखो 1857 की क्रांति थी, तो उस 1857 से पहले जो भी हुई वो एक क्रांति का स्वरूप था। ठीक है, जिसमें हमने देखा था सैनिक विद्रोह। ठीक है, और ये जातिवादी ये सब धर्म ये सब इन सबको देखा, समाज सुधारकों को देखा था। अब 1858 के बाद की बात करेंगे कि 1858 से लेकर 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, तो उन 1858 को जो महारानी का घोषणा पत्र आया था, और उसके बाद से लेकर 1905 तक क्या क्या भारत में घटा वो सब चीज़ें देखेंगे। तो उदारवादी चरण का प्रारंभिक कांग्रेस, उदारवादी चरण और प्रारंभिक कांग्रेस। ठीक है, 1885 में कांग्रेस बन गई थी। तो देखते हैं, सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारकों का परिणाम है। ठीक है, कारकों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए। जैसे 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 नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के उपरांत यह ज़्यादा तर्कसंगत होता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न न होकर विभिन्न कारणों का सम्मिलित प्रतिफल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भारत का उदय है और जो विकास का परिणाम है वो किसी एक परिस्थिति पर ना डिपेंड होके वो बहुत सारी कारकों पर डिपेंड हुआ है। ठीक है, किसी एक चीज़ पर ना होके किसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड हुआ है। और ठीक है, उपनिवेशी शासन के कारण हुए, जैसे कि नई नई संस्थाओं की स्थापना और रोजगारों के नए अवसर का सृजन हुआ, संसाधनों का अधिकाधिक दोहन इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशी नीतियों द्वारा एवं कुछ उपनिवेशी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप था। जैसे कि कुछ उपनिवेशी जो निवेश करते थे, उनकी कुछ नीतियाँ आती हैं और उन नीतियों का कुछ जो नीतियाँ गलत थी उन नीतियों को विरोध करने के स्वरूप, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। किंतु विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन उपरांत यह ज्यादातर संगत है कि बाद में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से न उत्पन्न होकर विभिन्न कारकों का प्रतिफल है। संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। फर्स्ट, विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार। ठीक है, विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश इत्यादि। ठीक है, तो ये सब कुछ उत्तरदायी कारक हैं। विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश इत्यादि। ये उत्तरदायी कारक हैं राष्ट्रवाद के उदय का। ठीक है, अब इनके बारे में जानने से पहले इनको एक बार अच्छे से देख लो। विदेशी आधिपत्य का परिणाम, यानी कि विदेशियों ने जो हमारे भारत पर जो हक जताया या जो, ठीक है, जो उन्होंने अधिग्रहण किया, ठीक है, उसका परिणाम है राष्ट्रवाद। जो हमारी भारत की जो शिक्षा है वो पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा से मिल गई। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नया सीखा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, जो भारत में जो प्रेस मतलब मीडिया, ठीक है, समाचार पत्र,
ठीक है। जैसे कि एक जगह की सूचना अलग अलग जगह पर पहुंचने लगी, इससे भी समाजवाद का उदय हुआ। ठीक है। पहले ऐसा होता था कि एक जगह की बात दूसरी जगह, मतलब दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जानकारी किसी को भी नहीं मिलती थी। लेकिन जब प्रेस और समाचार पत्र स्वतंत्र हुए और इन्होंने अपने चीज़ें प्रसारित की, लोगों के समक्ष रखी, तो लोग जागरूक हुए और वो को जो चीज़ें अच्छी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की, और जो चीज़ें नकारात्मक थी उनका विरोध किया। इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है। तो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है। मतलब कि पुनर्जागरण मतलब होता है एक नया युग। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा। अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा। पहला होता था कि पहले तो सब कुछ प्राचीन तरह से ही संपन्न किए जाते थे, जो भी काम होते थे वो प्राचीन तरह से संपन्न किए जाते थे। लेकिन जब आधुनिकता को बढ़ावा मिला तो यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ लगी। ठीक है। नई नई फैक्ट्रियाँ लगी तो नई नई मशीनें आई। ठीक है। अब पहले ऐसा होता था कि पहले हल, जो खेती होती थी वो बैलों के द्वारा और हल से की जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर आए। ठीक है। मशीनों का प्रयोग होने लगा। सो बातों की एक बात है कि मशीनों का प्रयोग होने लगा, मशीनों से खेती की जाने लगी। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारत आक्रोश में थी। अब ब्रिटिश जो नीतियाँ थी, कुछ नीतियाँ तो अच्छी थी लेकिन ज़्यादातर नीतियाँ भारत के हित में नहीं थी। ठीक है। तो उन नीतियों के का विरोध से भारतीय आक्रोशित हुए। ठीक है। भारतीयों ने उन नीतियों का विरोध किया। अब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखते हैं। भारतीय हितों एवं उपनिवेशी हितों में विरोधाभास। ठीक है। भारतीय हितों और उपनिवेशी हितों में विरोधाभास देखते हैं। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों, जैसे कृषक हो गया, शिल्पकार हो गया, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित वर्ग एवं व्यापारी इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए। देशवासियों की इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों का पर कुठाराघात होता रहेगा। ठीक है। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोग, जैसे कृषक हो गए, शिल्पकार हो गए, दस्तकार हो गए, मजदूर, बुद्धिजीवी हो गए, शिक्षित वर्ग हो गए, व्यापारी हो गए इत्यादि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए। देशवासियों की सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। उनका मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। ठीक है। उनका मानना था कि जब तक देश में विदेशी शासन रहेगा, देश की आर्थिक, ठीक है, लोगों की आर्थिक हितों की कुठाराघात होता रहेगा। मतलब कि भारत का पैसा भारत में न रुककर विदेशों में जाता रहेगा, तो हमारी जो आर्थिक कंडीशन है वो बिगड़ती रहेगी। जो आर्थिक सिचुएशन, जो आर्थिक कमियां हैं, ठीक है, धन को लेकर, वो हमें झेलना पड़ेगा। देश का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण देखते हैं। बाद में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। अंग्रेजों ने देश में मौर्य एवं मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे। कुछ भारतीय राज्य थे वो सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी। ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी और दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल होता था, भारत के कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। प्रशासनिक सुविधाएं, सैन्य सुरक्षा उद्देश्य, आर्थिक व्यापन तब व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान रखते हुए परिवहन के तीव्र साधनों का विकास किया गया। पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान से जुड़े। परंतु देश को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल मार्ग था, जो 1850 में के पश्चात रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। रेलवे से अन्य कई लाभों के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से एकीकृत करने का भी कार्य किया था। 1850 के उपरांत प्रारंभ हुई आधुनिक डाक सेवा, ठीक है,
तथा डाक सेवा ने बिजली के तारों ने देश को समेकित करने की सहायता की। इस प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता की। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो प्रकार से देखा जा सकता है। एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जुड़ गए। जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्य एवं आपूर्ति पर भी होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं का आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया। इससे राजनीतिक विचारधारा का आदान प्रदान किया गया, ठीक है, और उनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक और आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गए। प्रमुख विचार देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने सामान्य अधीनता की भावना को जन्म दिया, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू का विचार है कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की एक प्रशासनिक एकता ने समान अधीनता की भावना को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव देखते हैं। पाश्चात्य चिंतन और शिक्षा का प्रभाव। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन में आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिक, ठीक है, जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिक ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्रीगणेश किया तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक अवस्थाओं के लिए किया गया था, परंतु इससे नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मेल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वॉल्टेयर, ठीक है। बेंथम, सीले, मिल्टन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो, वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता और स्वशासन की भावना जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास खलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों एवं स्थानीय लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया है। इसने सभी भाषाभाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप मिल गया। अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर नव शिक्षित भारतीय जैसे वकील, डॉक्टर इत्यादि ने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इन्होंने यहाँ एक स्वतंत्र देश में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया देखी और वस्तु स्थिति बाद में तुलनात्मक आंकन किया, जहाँ नागरिकों को विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा गया। इस नव पाश्चात्य भारतीय शिक्षित वर्ग ने भारत में नए बौद्धिक मध्य वर्ग का विकास किया। कालांतर में जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के विभिन्न राजनीतिक एवं अन्य संस्थाओं को इसी मध्य वर्ग से नेतृत्व मिला। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका देखते हैं। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1877 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई एवं हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी और इनकी प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। भारतीय प्रेस जहां एक उपनिवेशी नीतियों की आलोचना करता था, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करता था। प्रेस ने आधुनिक विचारों एवं व्यवस्था जैसे कि स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार एवं औद्योगिकरण इत्यादि के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, समाचार पत्रों, जर्नल्स, परफ्लेक्स और राष्ट्रवादी साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में भी सहायता पहुंचाई। इस प्रकार भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद के दर्पण बन गए और जनता को सूचित करने का माध्यम। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन देखते हैं।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान बहुत कम था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास से ही थोड़ा बहुत परिचित थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकारों जैसे मैक्स मूलर हो गया, मोनियर, विलियम्स रोथ और सैसून तथा विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे कि आर.जे. भंडारकर, R.L. मित्रा, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यात कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। इन्होंने अथक परिश्रम कर कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत, दर्शन, विज्ञान और गणित इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय उपलब्धियों में एवं मानव सभ्यता के विकास में भारत के योगदान को पुनः प्रकाशित किया, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। यूरोपीय चिंतकों ने व्याख्या दी कि भारतीय और यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों की संतान है। ठीक है, जो यूरोपीय चिंतन थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं और यूरोपीय हैं वो एक ही प्रकार के आर्यों की संतान है। इसका भारतवासियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा और उनमें प्रजातिहीनता की भावना जाती रही। इसमें देशवासियों की यह भ्रांति भी दूर हो गई कि वे सदैव ही गुलाम की दास्तां के अधीन जीते रहे। ठीक है, इससे देशवासियों के अंदर ये जो भ्रांति फैली थी कि वो हमेशा गुलाम बने रहेंगे, ऐसा ये चीज़ उनके अंदर खत्म हुई। सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इन आंदोलनों ने सामाजिक धार्मिक नवजागरण का कार्यक्रम अपनाया और सारे देश को प्रभावित किया। आंदोलनकारियों ने व्यक्ति स्वतंत्र और सामाजिक एकता तथा राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जोर दिया और उनके लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता कायम की। समाज सुधार के प्रस्तावों को सरकारी अनुमति में विलंब ने समाज सुधारकों को यह सोचने में विवश कर दिया कि जब तक स्वशासन नहीं होगा, सुधार संबंधी विधेयकों को पूर्णतः सरकारी सहमति एवं सहयोग नहीं मिल सकता है। सुधार आंदोलन ने देशवासियों में साहस जुटाया कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करें। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान देखते हैं। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान अंग्रेजों की प्रशासनिक व आर्थिक प्रक्रिया से नगरों में एक मध्यवर्गीय नागरिकों की श्रेणी उत्पन्न हुई। इस नवीन श्रेणी ने तत्परता से अंग्रेजी भाषा सीख ली, जिससे उसे रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों ही प्राप्त होने लगी। यह नवीन श्रेणी अपनी शिक्षा और समाज में उच्च स्थान तथा प्रशासक वर्ग के समीप होने के कारण आगे आ गई। यह मध्य वर्ग भारत की नवीन आत्मा बन गई और इसने समस्त देश में नई शक्ति का संचार किया। इसी वर्ग ने राष्ट्र आंदोलन को सभी चरणों में नेतृत्व प्रदान किया। अब मध्यजीवी वर्ग देखो ये है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की तो और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके जब वो शिक्षित हो गए तो अब आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल पर जो घटनाएं घटी उनसे क्या प्रभाव पड़ा है भारत पर। तो दक्षिण अमेरिका में स्पेनी व पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान एवं इटली के स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियां अंग्रेज शासकों की जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। अंग्रेज अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने खुले आम शिक्षित भारतीयों को अपमानित किया तथा कई बार उन पर प्रहार किया। अंग्रेज भारतीयों को अनेक अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते थे। एक अंग्रेज का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अत्यधिक मूल्यवान समझा जाता था। उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से त्वचा के गोरेपन एवं प्रजातीय श्रेष्ठता के रंग में डूबे अंग्रेजों के प्रति भारतीयों की घृणा पैदा हो गई। ठीक है, जाति अहंकार का सबसे घृणित रूप था न्याय में असमानता। अंग्रेज तथा भारतीयों के झगड़े में दोषी होने पर भी अंग्रेजों को दोषमुक्त करार दिया जाता था तथा दोषहीन होने पर भी भारतीयों को कठोर दंड से प्रताड़ित किया जाता था। लॉर्ड लिटन ने विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में, जिसको बोलते हैं ICS,
आईसीएस में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी 1876 में। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने जो इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस है, तो उसमें जो प्रवेश करने की एज थी वो 21 से घटाकर 19 कर दी थी। 1876 की बात है। जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था, तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में और शस्त्र अधिनियम 1878 में इत्यादि ने देशवासियों के समक्ष सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। इसके पश्चात एल्बर्ट बिल विवाद सामने आया। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद सामने आया 1883 में। लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसी तीव्र आंदोलन किया कि इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई थी तथा उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जागी। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों, जैसे कि इंडियन सिविल सर्विस की जो एंट्री एज थी वो 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी 1876 में। जब पूरा दक्षिण भारत अकाल की चपेट में था, तब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1877 में। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया। उसके बाद शस्त्र अधिनियम 1878 में लाया। इन अधिनियमों के द्वारा देशवासियों की समझ सरकार की वास्तविक मंशा उजागर कर दी गई और अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार किया गया। इसके पश्चात एल्बर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय एल्बर्ट बिल को लेकर भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार देना चाहा। इस बात का पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड से अंग्रेजों ने संगठित होकर इसका तीव्र विरोध किया। ठीक है, इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर ऐसा तीव्र आंदोलन किया, इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बन सका। इसमें काले और गोरे को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत पैदा हो गई और उनमें संगठित होकर आंदोलन करने की प्रेरणा जाग गई। प्रमुख विचार देखते हैं। तो प्रमुख विचार क्या है? न्यायालयों में हमारे एक भी देशवासी अंग्रेज के साक्ष्य का वजन अनेक हिंदुओं के साक्ष्यों से ज़्यादा होता है। यह ऐसी परिस्थिति है जो बेईमानों और लालची अंग्रेजों के हाथों में सत्ता का भयंकर उपकरण रख देती है। न्यायालयों में हमारे एक भी देशवासी के साक्ष्य का वजन अनेक हिंदुओं के साक्ष्यों से ज़्यादा होता है। यह ऐसी परिस्थिति है जो बेईमान और लालची अंग्रेजों के हाथों में सत्ता का भयंकर उपकरण रख देती है। जियो टेवेलियन 1864 में उन्होंने बात कही थी। आगे देखते हैं। साहित्य की भूमिका। 19वीं से 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुई, उससे भी राष्ट्रीय जागरण में सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों, गीतों ने लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागी। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मी बेजबरुआ इत्यादि उस काल के प्रमुख प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं देखेंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका नेतृत्व मुख्यतः समृद्ध एवं प्रतिभाशाली वर्ग द्वारा किया गया।
इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय या क्षेत्रीय था। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं या प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष नए मांगें रखी। पहली मांग थी प्रशासनिक सुधार, दूसरी मांग थी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना, और तीसरी थी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, कौन कौन सी? फिर देखो, प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना और शिक्षा का प्रसार। आगे देखते हैं। किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उसका नेतृत्व मुख्यतः मध्य वर्ग के द्वारा किया गया। इस वर्ग के विभिन्न लोग जैसे वकील, डॉक्टर, पत्रकार, शिक्षक इत्यादि ने इन राजनीतिक संगठनों को सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। इन सभी ने सक्षम नेतृत्व प्रदान कर इन संस्थाओं की मांगों को परिपूर्णता एवं प्रशंसा प्रदान की। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं देखें। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकर्षित किया। ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी। लेकिन बंगाल में सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला जब उन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, का गठन किया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। 1843 में एक राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। सोसाइटी ब्रिटिश शासन के प्रभाव से समाज के सभी वर्ग के लोगों में की कठिनाइयाँ एवं दुखों पर विचार कर उनके समाधान ढूंढने का प्रयत्न करती थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय हो गया तथा एक नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। इसने ब्रिटेन की संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजकर अपील की कि उसके कुछ सुझावों को कंपनी के चार्टर में सम्मिलित किया जाए, जैसे लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क में समाप्ति। एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जनमत समर्थन तैयार करना था। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गईं। 1877 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। ठीक है, 1877 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करना था तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। शीघ्र इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। इसकी स्थापना 1876 में हुई। सूर्यनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे। ये दोनों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संकीर्ण एवं जमींदार समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना, तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना और एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। एक साझा राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु स्थापना करना। एसोसिएशन की शाखाएं बंगाल में अनेक स्थानों तथा बंगाल से बाहर भी कई स्थानों पर खोली गईं। एसोसिएशन ने निम्न आय वर्ग के लोगों को आकर्षित करने के लिए अपनी सदस्यता शुल्क काफ़ी कम रखी। बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं। बम्बई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाएं बॉम्बे एसोसिएशन थी, जिसका गठन 26 अगस्त 1852 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया था।
इसका उद्देश्य भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों के विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना था। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य सरकार तथा जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, जिसका श्रेय सैयद बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता एवं के.टी. तैलंग को था। ठीक है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई, जिसका श्रेय किसका था? सैयद बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता एवं के.टी. तैलंग। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं हो सकी। मई 1884 में पी.एम. बीरा राघवचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर और पी. आनंद चालू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों में को सम्मिलित करना था। कांग्रेस से पूर्ववर्ती अभियान देखते हैं। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस के अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन या अभियान किए, जो इस प्रकार हैं। 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1878 से 79 में, लॉर्ड लिटन के अफगान नीति के विरोध में, सशस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में, वर्नाकुलर पीरियड्स एक्ट 1878 के विरोध में, स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार में समर्थन, प्लांटेशन लेबर एवं इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, एलवर्ड बिल के समर्थन में, राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती अभियान थे। ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु तथा भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उद्देश्य एवं कार्यक्रम। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य है और उसके क्या कार्यक्रम हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को प्राप्त होती है। ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 1800 यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 में एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायी भी एओ ह्यूम को सौंपा। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने के बाद उसी वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में, ठीक है, बम्बई में आयोजित किया गया और सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहीं सर्वप्रथम भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ। एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के प्रमुख वास्तुविद मान जाते हैं। ठीक है, यानी कि एओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। यानी कांग्रेस को बनाने का निर्णय है, यानी कांग्रेस का, ठीक है, जो विस्तार है, जो बेस है, जो नींव है, ठीक है, वो एओ ह्यूम ने डाली, लेकिन साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस को भी माना जाता है, इसका पेश करता है, यानी कि इसका वास्तुविद। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाने लगा। देश के प्रख्यात समाज राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरणों में इसकी अध्यक्षता की और उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, 3 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, श्रीनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचारी तथा दिनेश
इवाचा आदि के नाम प्रमुख उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संमेलन को कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियों संचालित होती रही। कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम: लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्य से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहन करना। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन व समर्थन। एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों का एक मत होना। लोगों को जात, धर्म और प्रांतीयता की भावना से उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत कराना। भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार, ये सब इसकी क्या थी, इसके विचार थे और इसके कार्यक्रम थे। मतलब ये सब कांग्रेस बनाई जा रही थी, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट, यानी सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह की संभावना हो सकती है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार के किसी प्रकार से हानि होने से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस स्थापना में किसी तरह की रुकावट न पैदा करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर एक मत नहीं है। उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम था। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि इन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह कि कोई पहल करते तो निश्चित ही सरकार इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता सरकार द्वारा। सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई जिनमें कांग्रेस की स्थापना हो गई। विपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस स्थापना के लिए यह तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया, जिससे राष्ट्रवादियों ने को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से सही किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुई। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, किंतु धीरे धीरे इसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया तथा शीघ्र वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुआ बन गई। अब आते हैं प्रमुख विचारों पर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय का प्रमुख विचार है, तो इनका प्रमुख विचार देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। ठीक है, यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसर खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुलाने का अवसर दिया। लाला लाजपत राय का मत था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है और इसकी इच्छा है कि कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सके। लॉर्ड कर्जन का मत था, यानी लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। बस मतलब इसका मतलब ये था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अब वो कमज़ोर हो चुकी है। अब अंग्रेज़ों को इतना करना है कि उसको अब शांति में मृत्यु दी जाए, मतलब शांति से उसकी मृत्यु देने में उसकी सहायता की जाए। तो ये लॉर्ड कर्जन का विचार था कांग्रेस के लिए। और लाला लाजपत राय ने बोला था कि एक अवसरवादी आंदोलन है और इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसर खोले हैं। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया है। मतलब ये बात है कि राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया है इन्होंने ये कहा था।
प्रारंभिक अवसरवादियों के राजनीतिक कार्य एवं या कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1950। अभी तक देखा हमने जो 1885 से 1800, ठीक है, 1905। अब इसके बारे में देखेंगे प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य एवं कांग्रेस का प्रथम चरण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम चरण क्या है, तो 1885 यानी कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और 1905 जो बंगाल का विभाजन हो गया, तो इनके बीच क्या क्या चीज़ें गठित हुई और क्या क्या चीज़ें बनी, इन सब के बारे में हम देखेंगे। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा है, ठीक है। तो इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथ में रहा है। इनमें दादाभाई नौरोजी हो गए, फिरोज मेहता हो गए, दिनसा बाचा हो गए, WC बनर्जी हो गए, SN बनर्जी, रास बिहारी घोष, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद चालू, पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इनकी यह विशेषता इन्हीं 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादी जिन्हें उग्रवादी कहते थे से पृथक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद बन गया था कि नरम दल और गरम दल, यानी कि उदारवादी चरण खत्म हो गया था और उसके बाद उग्रवादी लोग आ गए थे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे उदारवादी चरण, क्योंकि उदारवादी चरण हुआ है 1885 से लेकर 1905 तक। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक या एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, किंतु इसमें क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। उदारवादियों का मत था कि, ठीक है, उदारवादियों का क्या मत था ये भी देखेंगे। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों के वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है। अतः यदि सर्वसम्मत से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं और सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें कि सरकार धीरे धीरे उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी, ठीक है। तो जो उदारवादी थे उनका मत था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भारत की जो समस्याएं हैं उनसे परिचित है, इसीलिए वो भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, ठीक है। यदि सभी लोग उनसे प्रार्थना करें और धीरे धीरे याचनाएं करें तो वो उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे और धीरे धीरे उनके मार्ग खुल जाएंगे, ठीक है। अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला क्या था देखते हैं, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना, ठीक है। भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा था कि ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करना। अपने दूसरे उद्देश्य के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया तथा विदेशियों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। (1890) में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया, यानी कि निश्चय किया। किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, पहले इसका पूरा कर लेते हैं। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है। ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में, अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है, इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम दोबारा फिर से देखेंगे कि अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहली नीति क्या थी कि भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा था कि ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादाभाई नौरोजी ने अपने जीवन में काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया
तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात अर्थात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख विचार देख लेते हैं कि जस्टिस गोविंद रनाडे, ठीक है, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले को 1891 में इनका विचार किया था कि आप नहीं समझते हैं कि इतिहास में हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासनिक तौर पर हमारे राष्ट्रीय स्मारक भारत का स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि भारतीयों की संपत्ति है। विपिन चंद्र ने क्या कहा देखें, 1858 से लेकर 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रीय का शैशव काल था। क्वेश्चन जब पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शैशव काल उदारवादी चरण था, या कह सकते हो आप 1800, ठीक है, उदारवादी चरण तो था ही, या कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति के बाद से लेकर जो बंगाल विभाजन था, उस बंगाल विभाजन के बीच का समय उसके शैशव काल होता है, या 1858 से लेकर 1905 तक के समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा तथा इसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या क्या योगदान रहा है, ये भी देखेंगे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं जैसे कि दादाभाई नौरोजी हो गए, सी आर दत्ता हो गए, दिनेशा वाचा हो गए एवं कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन की शोषण मुक्त आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निकास सिद्धांत, ठीक है, काफ़ी बार आ जाता है आपके यहाँ कि निकासी सिद्धांत क्या है, ठीक है, तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, तो दादाभाई नौरोजी ने दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो निकास सिद्धांत दिया, इन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। ठीक है, इनके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया, जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है। इन्होंने यह बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रभाव हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर में सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए 2 प्रमुख उपाय सुझाए। पहला था कि भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण एवं दूसरी भारतीय उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करना, नमक कर का उन्मूलन करना, बागान श्रमिकों की दशा सुधारना एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की। विस्तृत अध्ययन के लिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नामक अध्ययन देखें। ठीक है, तो इसका जो विस्तृत अध्ययन है इसके हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी एक छोटा समझ लो आप। व्यवस्थापिका संबंधी योगदान का संवैधानिक सुधार देखते हैं। व्यवस्थापिका संबंधी योगदान एवं संवैधानिक सुधार। तो 1920 तक भारत में व्यवस्थापिका को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त था। सर्वप्रथम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से लेकर 12 तक अधिक सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यंत अल्प होती थी, यानी कि बहुत कम होती थी। 1862 से लेकर 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय ही सदस्य इस परिषद के सदस्य बन सके थे, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली एवं अंग्रेजों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों एवं प्रख्यात लोगों को इसकी सदस्यता मिलती थी। इनमें सैयद अहमद खां, कृष्णदास पाल, BN मंडलिक, ठीक है, KL नुलकर एवं रास बिहारी घोष प्रमुख थे। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा का जन्म दिया।
1885 से लेकर 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधार की मांग मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर केंद्रित रही। तो वो बिंदु देखेंगे कि परिषदों का विस्तार एवं उनमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, परिषदों में सुधार जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। ठीक है, यानी कि जो परिषदों का जो अभी जो छोटी कम्युनिटी बनी थी, ठीक है, छोटी एक स्मॉल विधानसभा बोल सकते हो, ठीक है, वो बनी थी। उन्होंने कहा था कि अब इसको थोड़ा बड़ा बनाया जाए और भारतीयों की भागीदारी अभी तक 30 वर्षों में 45 सदस्य थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इसमें सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जाए। ठीक है, दूसरा ये था कि परिषदों में सुधार किया जाए, जैसे कि वो कह सकते हो कि परिषदों को और अधिक अधिकार देना और परिषदों को और अधिक अधिकार दिए जाएँ। ठीक है, अधिकार किसमें? तो आर्थिक विषयों में। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई, यानी कि संवैधानिक सुधारों की मांग को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक सुशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई, इनकी संवैधानिक सुधारों की मांग सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया। किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं रही तथा अपने वार्षिक अधिवेशन में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की, अब देखो मांग क्या है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1892 में एक अधिनियम पारित किया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, मुख्य धाराएं ये थी, देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 या अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। अब केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त होता था। विधानमंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित में के फैसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था 1892 के एक्ट में। किंतु 1892 के अधिनियम में कुछ त्रुटियां भी थीं। जैसे त्रुटियां देखते हैं, भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि उपायजनक थी। यानी कि इतनी बड़ी जनसंख्या है और इसमें से आप सिर्फ 4 लोगों को और बढ़ा रहे हो, ये तो ऊँट के मुंह में जीए के बराबर है। विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1809 तक, ठीक है, 1909 तक सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष की वार्षिक औसत में आयोजित हुई तथा इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। वो बहस में हिस्सा तो लेते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इन्हें नहीं था। ठीक है, इनमें निर्वाचित भारतीयों को बहुमत हो गया तथा उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए गए। उन्हें नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। देखें क्या कुछ छोड़ रहे हैं क्या? सही है। इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत है हो तथा उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए गए। उन्हें नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधार की मांग गति पकड़ने लगी तथा इसी समय दादाभाई नौरोजी, गोपाल गोखले एवं लोकमान्य तिलक ने स्वराज की मांग प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज मेहता एवं गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यही थी कि वे परिषदें भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इनके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं की और ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिकाओं की खामियां उजागर करने, भेदभावपूर्ण नीतियों एवं प्रस्ताव का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने जैसे कार्य इन राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों के माध्यम से किए। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया।
सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का प्रयास किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों में भारतीयों में साम्राज्य विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रमों एवं अभियानों को जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही तथा सभी को मत देने का अधिकार भी नहीं प्राप्त हुआ। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास देखेंगे। इसमें निम्न प्रयास सम्मिलित थे। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग, इसका आधार आर्थिक हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी आई। ठीक है, तभी अंग्रेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो वेतन एवं भत्ते मिलते थे, वे उसकी काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते थे। इससे भारतीय धन का निकास होता था। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता और उन्हें प्रशासनिक पदों से दूर रखा जाता था। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, पक्षपातपूर्ण एवं वेस्टर्न नौकरशाही एवं लंबी कचहरी न्यायिक प्रणाली की बरसना, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेशी नीति की आलोचना, बर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों का दमन, कड़ा विरोध, विभिन्न कल्याणकारी मदों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि में ज़्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय पर जोर, कृषि पर जोर और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु बैंकों की स्थापना, भारतीयों के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग, इनके साथ हो रहे अत्याचारों एवं प्रजातीय पीड़न को रोकने की अपील। ठीक है, ये सब चीज़ें थी उसमें। अब आते हैं दीवानी अधिकारों की सुरक्षा। इसके अतिरिक्त विचारों को अव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरम पंथियों ने इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया। इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणामस्वरूप शीघ्र ही दीवानी अधिकारों को सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों इन कार्यक्रमों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई। जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं एवं पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नातू बंधुओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष जाहिर किया। विस्तृत अध्ययन के लिए भारत में प्रेस का विकास देखेंगे। आगे ये सभी चैप्टर आगे आएंगे जिनको हम देखेंगे। प्रमुख विचार फिर से देखते हैं कि गोखले सरकार की उदासीनता एवं कुशासन के संबंध में 1905 में इनका विचार था। ठीक है, गोखले का भारत सरकार की उदासीनता एवं कुशासन के संबंध में भारतीय जनता का सर्वथा तिरस्कार करता है, जनता की भावनाओं की अवहेलना करता है, जनता के हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करता है तथा उसके सम्मुख न्याय की दुहाई करना पूरा मजाक है। ये सरकार की उदासीनता और कुशासन के संबंध में ही बात कही थी उन्होंने। ठीक है, कि ये भारतीय जनता का तिरस्कार करता है, भावनाओं की अवहेलना करता है, इसके सामने ठीक है जनता के हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करता है, इसके सामने न्याय की दुहाई करना मतलब एक मजाक है बस। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में देखो क्या कहा है कि हम कोई भीख नहीं मांगते हैं। दादाभाई नौरोजी ने कहा है कि हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं, उसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसा ही स्वराज जैसे कि आयरलैंड, कनाडा और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशियों में प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। वह निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में ही लुटेरे आते थे, परंतु वे लूटने के बाद चले जाते थे, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद भारत में पुनः आर्थिक हानि पूरी कर लेता था। परंतु अब वह लगातार ज़्यादा दरिद्र होता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश ही नहीं मिल रहा है। दादाभाई नौरोजी ने 1905 में जेटी सदरलैंड को अपने पत्र में लिखा था कि एक टाइम ऐसा था कि जो भारत में जो लुटेरे आते थे वो भारत को लूटते थे और चले जाते थे, लेकिन अब जो लुटेरे आए ना वो इसको भारत को संभलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, वो लूटते ही जा रहे हैं। अब भारत दरिद्र होता जा रहा है। ये बात कही थी दादाभाई नौरोजी ने सदरलैंड के पत्र में, ये बात लिखी थी। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन देखेंगे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन।
कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का नाममात्र का योगदान था, इसलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। इन आलोचकों का दावा था कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग तथा अथवा भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुनय या विनय की नीति को आंशिक सफलता ही मिली तथा उनकी अधिकांश मांगें सरकार ने स्वीकार नहीं की। निसंदेह इन आलोचकों में पर्याप्त सच्चाई है, किंतु नरमपंथियों की कुछ एक उपलब्धियां भी थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता है। अब उपलब्धियों को भी देखेंगे। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया, साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने की जागृति लाने में काफ़ी हद तक सफल है। उन्होंने भारतवासियों की भावना में ज्योति जलाई कि सभी को के एक ही शत्रु है अंग्रेज तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक है। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया तथा आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति में को उजागर किया। ठीक है, नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे, न उथली भावनाओं पर। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधियों संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया जिससे बाद में राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली। उन्हीं के प्रयासों से विदेशों विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्षों का समर्थन मिला। यानी उन्हीं के प्रयासों से जो विदेशों में जैसे कि इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड में जो भारतीय थे वो, ठीक है, वो भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जन साधारण की भूमिका देखते हैं कि जो जनसाधारण है, जो नॉर्मल आम नागरिक हैं, उनकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जन सामान्य ने इससे शिथिल एवं निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण यह था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं था। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। इनके विचार एवं सोच संकीर्णता से ओतप्रोत है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। ठीक है, उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जाति विविधता के कारणों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन ये इस महत्व को नहीं समझा सके कि इस कारक में विविधता के बावजूद उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु बाद के राष्ट्रवादियों में उदारवादियों की इस सोच में अंतर था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए जन सामान्य में व्यापक पैठ बनाई और जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। ब्रिटिश सरकार का रुख देखते हैं। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि उनका विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया था। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी, फलतः दोनों के आपसी संबंध खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया। वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण एवं देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगे। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेसी विरोधी तत्वों जैसे कि सर सैयद अहमद खां, बनारस नरेश, राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया। तब कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारतीय राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़का दिया। जो उग्रवादी थे उनको उदारवादियों के विरुद्ध भड़का दिया। ठीक है, किंतु अपने प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं रही। अब सारांश ये है कि आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण ने देखे भारत एवं उपनिवेश शासन के हितों का विरोधाभास देखा, भारत का प्रशासनिक राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण देखा, पाश्चात्य चिंतन एवं शिक्षा का प्रभाव देखा, प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका देखी, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन किया, हमने सुधार आंदोलन का विकासन स्वरूप देखा, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय देखा कि वो कैसे, ठीक है, उदय हुआ, तात्कालिक विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव देखा, अंग्रेजी शासकों
की प्रक्रियावादी नीतियों तथा जातीय अहंकार देखा। उसके बाद कांग्रेस के गठन के पूर्व की राजनीतिक संस्थान देखी, जैसे कि 1836 में बंग भाषा प्रकाश सभा, 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, 1875 में इंडियन लीग, 1876 में कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन बना, 1884 में मद्रास महाजन सभा और 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना। प्रारंभिक उदारवादियों के उद्देश्य देखे। सामाजिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना, भारत के पक्ष में जनमत का निर्णय करना, इंग्लैंड में भारतीय पक्षों के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, ब्रिटिश से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि वह समय ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु उपयुक्त नहीं था। निगमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान देखा। उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति की चिंता की। व्यवस्थापिका संबंधी संवैधानिक सुविधाएं देखी, सुधार देखा। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु अभियान चलाए। भारतीयों की दीवानी अधिकारों की रक्षा करना, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। ठीक है, तो अब उसके बाद आएंगे हम चैप्टर नंबर 4 पर, राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1919। ठीक है, लेकिन अब हमने नोट क्या क्या करना है, हमको वो भी देखना है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा हो चुका है। अब हम क्या क्या कॉपी में अपनी नोट करेंगे, उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, उदारवादी चरण और प्रारंभिक कांग्रेस। ठीक है, तो उदारवादी चरण कब से शुरू होता है? 1858 से लेकर 1905 तक शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारणों का परिणाम है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें नहीं लगता है कोई भी नोट करने लायक है। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के लिए निम्न कारक विदेशी आधिपत्य का परिणाम, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व स्तर पर राष्ट्रवादी चेतना एवं आत्मविश्वास की भावना का प्रसार, प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीय आक्रोश। ठीक है, तो इन सब में हमें क्या नोट करना है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार, उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण से कन्याकुमारी तक, पूर्व में असम से पश्चिम में खैबर दर्रे तक। अंग्रेजों ने देश में मौर्यों और मुगलों से भी बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे तथा अन्य देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थीं। ब्रिटिश दरबार ने पूरे भारत को एक झंडे के तले एकत्र कर दिया था। एक दक्ष कार्यपालिका संगठन, न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून जिन पर दृढ़ता से अमलता होता था, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक लागू होते थे। इसने भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक एकता को एक नए प्रकार की राजनीतिक एकता प्रदान की। ठीक है, ये सभी चीज़ें देखें। उसके बाद परंतु देश को एक सूत्र बांधने का सबसे बड़ा साधन रेल था। ठीक है, तो ये रेल कौन लाया था? 1853 में पहली बार चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी और डाक व्यवस्था भी डलहौजी की ही नीति के अंतर्गत आता था। ठीक है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एकीकरण के इन प्रयासों को दो रूप से देखा जा सकता है। एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों के आर्थिक हित आपस में जोड़े गए, जैसे कि एक भाग में आकार बढ़ने पर इसका प्रभाव दूसरे भाग में खाद्यान्नों के मूल्यों एवं आपूर्ति पर होता था। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से देश के विभिन्न वर्गों के लोग, मुख्यतः नेताओं के आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गए थे, जिससे राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को गति मिली और उनके मध्य विभिन्न सार्वजनिक एवं आर्थिक विषयों पर वाद विवाद सरल हो गए। देखो, प्रमुख विचार हैं, तो आपको जितने भी प्रमुख विचार हैं उन सबको आप पूरी तरह से नोट करोगे। ठीक है, प्रमुख विचार: ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की प्रशासनिक एकता ने सामान्य अधीनता की भावना को जन्म दिया था। तो जो भी आपको नोट करना है, उदारवादी चरण 1858 से 1905 के बीच हुआ और उदारवादी चरण में ही जो रेलवे, ठीक है, रेलवे का हुआ या डाक व्यवस्था, ये सब इसमें ही काम में आई है। पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव: आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों में अपनाने में मदद मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब ट्रेवेलियन, मैकाले और बेंटिक
ने देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक अवस्थाओं के लिए किया जाता था, परंतु इसमें नव शिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा के द्वारा द्वार खुल गए। बेंथम, सीले, मेंटन, स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, पेन, रूसो और वॉल्टेयर जैसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों के अतिवादी और पाश्चात्य विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवों में स्वतंत्र राष्ट्रीयता तथा स्वशासन भावना जगा दी और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधाभास, ठीक है, खलने लगा। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा ने संपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में स्थानों के लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य किया। इन सभी भाषा भाषियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप मिल गया। ठीक है, इसमें और कुछ भी नोट करने लायक नहीं है। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। समय समय पर उपनिवेशी शासकों द्वारा भारतीय प्रेस पर विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों और साहित्य की आश्चर्यजनक प्रगति हुई। 1870 में प्रकाशित होने वाले विभिन्न भाषाई हिंदी समाचार पत्रों की संख्या लगभग 169 थी और इन्हीं प्रसार संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंच गई थी। ठीक है, भारतीय प्रेस जहां एक और उपनिवेशी नीतियों का आलोचना करते थे, वहीं दूसरी ओर देशवासियों से आपसी एकता स्थापित करने का आह्वान करते थे। ठीक है, प्रेस ने आधुनिक विचारों में व्यवस्था जैसे कि स्वशासन, लोकतंत्र, दीवानी अधिकार, औद्योगिकरण इत्यादि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों, जर्नल्स, पैम्पलेट्स, राष्ट्रीय साहित्य ने देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रवादी नेताओं के मध्य विचारों के आदान प्रदान में सहायता पहुंचाई। ठीक है, भारत में अतीत का पुनः अध्ययन। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतवासियों को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान अल्प था। वे केवल मध्यकालीन या 18वीं सदी के इतिहास तक ही थोड़ा बहुत जानते थे, किंतु तत्कालीन प्रसिद्ध यूरोपीय इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर, मोनिरा विलियम्स, रोथ, सैसून और विभिन्न राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे R.G. भंडारकर, R.L. मित्रा, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने भारत की प्राचीन संस्कृति विरासत को पुनर्व्याख्यात कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की। ठीक है, सुधार आंदोलन का विकासात्मक स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न सामाजिक, ठीक है, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान। देखो ये सब ये लॉन्ग टाइप जो, ठीक है, विस्तृत प्रश्न है, उनके हिसाब से तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें विस्तृत जानकारी रखनी है, लेकिन हाँ उनको हम थियोरेटिकल माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसको किसी जगह नोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव। दक्षिण अमेरिका में स्पेनी व पुर्तगाली उपनिवेशी शासन की समाप्ति से अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त यूनान व इटली की स्वतंत्रता आंदोलन एवं आयरलैंड की घटनाओं ने भारतीयों को अत्यंत प्रभावित किया। विदेशी शासकों का जातीय अहंकार तथा प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। अंग्रेजी शासकों की जातीय अहंकार एवं श्रेष्ठता की भावना ने भारतीयों को अत्यंत आहत किया। वही वाली है काला गोरा वाला भेद। ठीक है, जो गोरे हैं उनको मानते थे कि वो भारतीयों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लॉर्ड लिटन की विभिन्न प्रतिक्रियावादी नीतियों जैसे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में प्रवेश की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर ले। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, तो ये प्रतिक्रियावादी नीति थी क्या? ICS एग्जाम, एंट्री एज 21 से घटाकर 18 साल, 18 या 19 साल लगभग है। ठीक है, 18 से 19 साल करती। 19 वर्ष। ठीक है, जो इंडियन, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसकी एज। जब पूरा दक्षिण भारत
जब पूरा दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में था तब भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1878। ठीक है, ये जो करी थी 1876 में। ठीक है, ये जो एज है ये हुआ 1876। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ा 1876 से 1870 में। साउथ इंडिया में अकाल पड़ा में अकाल। ठीक है, साउथ इंडिया में अकाल पड़ा और इसी टाइम भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भव्य दिल्ली दरबार इसी टाइम 1870 में ही किया गया था। उसके बाद बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। उसके बाद 1878 में शस्त्र अधिनियम, तो 1878 देखेंगे एक साल बाद 1878 शस्त्र अधिनियम। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रेस एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम चीजें, इन सब चीजों से भारतीय असंतुष्ट हुए। आगे देखते हैं। इत्यादि ने इस देशवासियों के समझ सरकार की मानसिक मंशा उजागर कर दी तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जनमत तैयार कर दिया। इसके पश्चात इलवर्ट बिल विवाद 1883 सामने आया। लॉर्ड रिपन के समय इलवर्ट बिल को भारत में एक विशिष्ट समस्या खड़ी कर दी गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों का यूरोपीय अधिकारियों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दे दिया था। ये इलवर्ट बिल ये था। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर इसका तीव्र विरोध किया। इलवर्ट बिल 1883। इलवर्ट बिल, इस बिल में था क्या, मतलब यूरोपीय अधिकारियों को पर भारतीय मजिस्ट्रेट सजा सुना सकते थे, ठीक है, इलवर्ट बिल किसके काल में है, लॉर्ड रिपन। आगे देखते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय इलवर्ट बिल को भारत में एक विशेष समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड रिपन ने इस प्रस्ताव द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों के यूरोपीय मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दे दिया। इस बात पर संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में तीव्र विरोध हुआ। इस प्रस्ताव का संशोधित रूप ही कानून बना। इसमें काले गोरे को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज रंग के आधार पर भारतीयों से कितनी घृणा करते हैं। ठीक है, ये था ये बिल भारतीयों के लिए अच्छा बिल था लेकिन, ठीक है, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश के लिए, मतलब अंग्रेजी लोगों की बात की जा रही है, ये अच्छा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब ये जो इलवर्ट बिल पेश हुआ,
संशोधन हुआ, बिल पेश हुआ। ठीक है, तो जो पेश हुआ बिल वो संशोधित बिल ही पेश हुआ, ये वाला मान्य नहीं हुआ। आगे देखते हैं। अब विचार हैं तो विचार आपको एक जगह नोट करने होंगे। साहित्य की भूमिका 19वीं से 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचनाएं हुई, उसमें राष्ट्रीय जागरण की सहायता मिली। विभिन्न कविताओं, निबंधों, कथाओं, उपन्यासों एवं गीतों ने लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत की। हिंदी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, असमिया में लक्ष्मीदास बेजबराय इत्यादि उस काल के प्रख्यात राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता और एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यकारों के इन प्रयासों से आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उनके नेतृत्व मुख्यतः समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था। इन्होंने विभिन्न याचिकाओं में प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद को समक्ष 3 मांगे रखी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना और शिक्षा का प्रसार। बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, वे पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम अंग्रेजों का ध्यान भारतीय समस्या की ओर आकर्षित किया। ऐसा माना जाता है 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम थी। ठीक है, लेकिन बंगाल ने सर्वप्रथम, ये चीज़ें नोट करने लायक नहीं है लेकिन हाँ समझ में आनी चाहिए, सभी राजनीतिक संगठन बनाने का श्रेय उनके सहयोगियों को मिला जब 1936 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो 1936 बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक है, 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर एसोसिएशन नाम से जाना जाता है, 1838, ये 1838 है, 1838 जमींदारी एसोसिएशन ठीक है, इसको बोल सकते हो लैंड होल्ड, ठीक है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। ठीक है, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन गठन किया गया। जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल समिति या सभा बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया। 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई गई। 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडियन एसोसिएशन या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी ठीक है, 1843 में बनाई गई, जिसका उद्देश्य लोगों की राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना था, राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था
ठीक है, ये सब चीज़ें थी। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में विलय हो गई 1851 में। इक्यावन में 1838 प्लस 1843 दोनों विलय। ठीक है, जो 1838 में बनाई गई थी जमींदारी एसोसिएशन और 1843 वाली बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय कर लिया गया 1851 में। ब्रिटिश इंडिया विलय कर लिया गया और नई संस्था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। ठीक है, जब विलय कर लिया गया तो इसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। और नए चार्टर में शामिल कर लिया गया लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना, उच्च वर्गों के नौकरशाहों के वेतन में कमी, नमक कर, अबकारी कर एवं डाक शुल्क की समाप्ति। एसोसिएशन के इन सुझावों को आंशिक सफलता मिली जब 1853 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों को मनोनीत करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, 1866 में दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। 1836 नहीं 1866 1853 आया। ठीक है, उसके बाद 1866 दादाभाई नौरोजी ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड के समर्थन तैयार करना। कालांतर भारत के विभिन्न भागों में इसकी स्थापना हुई, इसकी शाखाएं खुली। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की 1875 में। शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग। किसने की, शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी। उसके बाद क्या हुआ कि शीघ्र इंडियन लीग की का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। इसकी स्थापना 1876 में हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के प्रमुख नेता थे और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण एवं जमींदारी समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। तो 1875 में, एक साल बाद 1876 आया। 1876 में इंडियन लीग की जगह नाम हो गया इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 1876 जगह ली थी। ठीक है, इसका नाम, इसकी जगह ले ली इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। एसो ऑफ कलकत्ता। ठीक है, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नाथ बनर्जी
प्लस आनंद मोहन बोस। ओके, तो 1876 में इसकी स्थापना हो गई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे कि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त जनमत तैयार करना, एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतवासियों में एकता की स्थापना करना। ठीक है, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, 1852 में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने को किया गया। 26 अगस्त 1852। 1806 महादेव रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई और इसका उद्देश्य जनता के मध्य सेतु का कार्य करना था। तो आएंगे बम्बई की राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई, बम्बई में क्या क्या हुआ? बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन जिसका गठन 26 अगस्त 1552 को कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर किया गया था। इसका उद्देश्य, ठीक है, 26 अगस्त 1852, 26 अगस्त 1852। अठारह में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा बनाई। 1867, 1885, 1867, 1885। ठीक है, एम.वी. रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ओके, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन श्री सैयद अहमद बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजा मेहता, के.टी. तेलंग को है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी थी और श्रेय है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। श्रेय बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद फिरोजा मेहता, के.टी. तेलंग। फिरोजा मेहता, के.टी. तेलंग, ये इनके जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाने का जिनको श्रेय जाता है। उसके बाद आते हैं कांग्रेस के पूर्ववर्ती अभियान। मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ था। कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ था और 1884 में एम.बी. राघवाचारी बीस और मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। तो 1884 में मद्रास महाजन सभा, मद्रास 1884 मद्रास महाजन सभा, आगे बढ़ते हैं।
कांग्रेस पूर्ववर्ती अभियान, ठीक है, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर अखिल भारतीय कांग्रेस का अभ्युदय से पूर्व इन राजनीतिक संस्थाओं ने अनेक आंदोलन या अभियान किए। 1875 में कपास पर शुल्क आरोपित करने के विरोध में, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु 1850, देखो आपको ये पूरा का पूरा नोट करना है, जिस इसमें तो ज़्यादातर हमने नोट कराया है, लेकिन जो नोट नहीं है वो आपको नोट करना है। कांग्रेस के अभ्युदय से पूर्व, देखो 1875 में कपास का आयात शुल्क आरोपित करने का विरोध, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हेतु 1878 में 79, लाल लेटन की अफगान नीति का विरोध, सशस्त्र अधिनियम 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, स्वयंसेवक सेना में प्रवेश कर अधिकार में समर्थन, प्लांटेशन लेबर एंड एवं इंग्लैंड डेमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, एलिवेट बिल के समर्थन में, राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना के समर्थन में, ठीक है। ये सब थे कांग्रेस के पूर्ववर्ती अभियान। ब्रिटेन में भारत के समर्थन वाले दलों के लिए मतों हेतु तथा भारतीय सिविल सेवाओं के प्रवेश की न्यूनतम आयु कम करने के समर्थन में, इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया। इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य एवं कार्यक्रम, कांग्रेस की गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्थान का गठन हुआ था 19वीं शताब्दी में। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम लिखेंगे। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के 6वें दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यक्रम एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत था, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी अधिकारी ह्यूम को जाता है। ह्यूम ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया और इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 1883 में, ठीक है। 1883 में ह्यूम ने कॉन्फ्रेंस किया। उसके 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, बना और 1885 में मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई और उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, और 1890 में थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और टोटल उस टाइम मेंबर थे 72, ठीक है। तो 1883 में ही प्रमुख नेताओं संपर्क में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, या सोचा, या बोल सकते हो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1883 में। 1884 में उन्हीं के प्रयत्न से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सम्मिलित आए निर्णय लिया और ह्यूम को सौंपा, ठीक है। बम्बई में आयोजित किया और भारत के सभी प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने। इंडियन अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। एवं के अतिरिक्त सुरेंद्र बनर्जी और मनमोहन बोस इसके प्रमुख वास्तविक माने जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, देखो ये सब आपको नाम लिखने हैं, जिसमें से एवं नाम प्रमुख है, भारतीय पूछा जाए सुरेंद्र बनर्जी और मनमोहन बोस। कांग्रेस प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और उस टाइम 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के प्रमुख विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाने लगा। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा उसको सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। दादाभाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र बनर्जी, रवींद्रनाथ चंद्र दत्त कांग्रेस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब का नाम उल्लेख है। नौरोजी 3 टाइम अध्यक्ष रहे। बाकी नाम आएंगे, लेकिन ये जो नाम है वो प्रमुख है।
कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस में को संबोधित किया था। 1890, ठीक है। कादम्बरी गांगुली ने, कादम्बनी गांगुली फर्स्ट स्नातक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरी दूरगामी महत्व, इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित हुई। आगे बढ़ते हैं। कोई पहल कर तो निश्चित सरकार का इसको विरोध करें, ये सब छोड़ो। सेफ्टी वॉल्व क्या है? वही है कि जो ये ह्यूम सोचते थे कि बाद में, ये ह्यूम को पता लगा कि बाद में फिर से क्रांति 1857 जैसा सीन होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा करते हैं कि भारतीय ये सब लड़ाई झगड़े तभी करते हैं जब वो अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को एक ऐसा, उनको ऐसा माध्यम देना चाहिए जिससे कि वो अपने विचार हम तक पहुँच सकें, और अगर उनके विचार ज़्यादा उग्र होंगे तो हम उस पर विचार करेंगे, ठीक है। यानी कि तो हम ऐसी सिचुएशन को दबा सकते हैं। इसलिए सेफ्टी वाल्व था कि फटने से बचाना। प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्यक्रम एवं कांग्रेस का प्रथम चरण, ठीक है। अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिए उदारवादियों ने 2 प्रकार की नीतियों का पहल किया। अपने दूसरे उद्देश्य के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। इंडिया की स्थापना 1899 में लंदन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश इंडिया कमेटी, लंदन। फिर आगे देखते हैं। नौरोजी ने अपने जीवन में काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया और विदेशों के जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया। 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित होने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया था। उदारवादियों को माना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हितों में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने यथाचित समय नहीं है, इसलिए बेहतर उपयोग होगा उपयोगी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। बाकी और भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। (1890) तक भारत के व्यवस्थापिका में कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त है। 1861 में भारतीय प्रशासन अधिनियम द्वारा इसमें कुछ कदम उठाए गए। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिलिंग सदस्यों में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य विस्तार कर दिए। केंद्रीय विधान परिषद के किसी भी विषय पर कानून बना सकते थे, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यंत कम होती थी। व्यवस्थापिका, ठीक है। व्यवस्थापिका के बारे में देखेंगे हम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया और इसमें क्या था
केंद्रीय विधान परिषद इसमें गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिलिंग सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस 6 to 12 मेंबर ऐड। ठीक है, 1867 में ये बात कही गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के किसी भी विषय पर कानून बना सकते थे, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या कम थी। 1862 से 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि के लिए केवल 45 सदस्य ही इसमें शामिल थे। 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी विधानसभा का जन्म दिया था। ये तो लॉ बनाते थे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्मॉल लेजिस्लेटिव, स्मॉल व्यवस्थापिका या स्मॉल विधानसभा। अठारह सौ 85 से 1892 में मध्य राष्ट्रवादियों को की संवैधानिक सुधारों की मांग तो 2 बिंदुओं को केंद्रित किया है। परिषदों का विस्तार उनमें भारतीयों की भागीदारी और परिषदों में सुधार है, जैसे अधिकारों की। ठीक है, आर्थिक विषयों पर 1885 से 1892। इसमें काम हुआ था जो इंडियन इनक्रीज आर्थिक इंडियंस को इनक्रीज करना और परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों की को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। इकोनॉमिक कंडीशंस के संसद में सुधार। ठीक है, ये सब किस में करते थे वो लोग? विधानसभाओं में। आगे देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लॉर्ड डफरिन का काल का कांग्रेस के खिलाफ बढ़ती लोकप्रिय कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1892 में एक अधिनियम पारित करना पड़ा, जिससे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का नाम दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 से 16 सदस्य कर दिए गए। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश कंपनी ने पहली बार निर्वाचन का सिद्धांत भारत को स्वीकार किया। अब केंद्रीय प्रांतीय गैर सरकारी सदस्यों में भी कुछ सदस्य निर्वाचित होने की व्यवस्था थी। ठीक है, ये हमको पूरा ही नोट करना है। ठीक है, जिस कॉपी में करेंगे इसको हम पूरा ही नोट करेंगे। दीवानी अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंदर विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप दीवानी अधिकारों की सुरक्षा मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन भारतीयों में चेतना जागृत की। 1857 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का तथा पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध तीव्र कड़ा रोष जाहिर किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। लॉर्ड डफरिन ने
कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा है? तो हमारा जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये सब चीज़ें हैं जो सारांश में, इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है और बहुत ध्यान से देखना है और सोचना है कि हम इन सब चीज़ों में क्या क्या विचार बना सकते हैं। आपके ऊपर आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान दें और इन सारांशों को पहले से एक बार इन सारांशों को अच्छे से देख लें, विचार कर लें कि आप इनमें से कितने शब्द बना सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें।